फिल्म 1973 में शुरू होती है, जहाँ एक लड़की है जिसका नाम पेग है और वो शादी कर रही है। बाहर हमें एक ग्रुप दिखाई देता है जो अजीब झूठ के मास्क पहने हुए है। उनके साथ एक बकरी भी है। पूरा ग्रुप कहीं जा रहा है। दूसरी तरफ हम फिर से पेग को देखते हैं जो शादी में ठीक महसूस नहीं कर रही है। जब वो बाहर उल्टी करने के लिए जाती है तो उसे बस उस ग्रुप की बकरी नज़र आती है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जब पेग का पति उसे देखने आता है तो पेग घबरा जाती है और एक छोटी सी अंगूठी पाती है। इसके बाद समय बीतता है और वर्तमान में हम एक महिला को खुश होकर गाते हुए देखते हैं। किसी ने ना तो उससे पूछा और न ही उसकी खबर ली। दिनों तक उसका शरीर रस्सी से लटका रहा और सड़ने लगा। फिर रस्सी टूट गई और वो गिर पड़ी। यहाँ की लोगों को उसकी बदबू से पता चला कि वो मर गई है। कुछ सेवक आए और उसे ले गए। उसकी बेटी शू को इस महिला की मौत की खबर दी गई। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर वो बहुत शॉक हो गई। वो अपने पति मिला के साथ अपने अपार्टमेंट में रहने आई। जब शू घर में यीशु की तस्वीर और क्रॉस देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। शू की हालत बिगड़ने लगती है। मिला उसकी देखभाल करती है। उसके बाद शू घर पे नहीं रहता और बाहर जाकर सिगरेट पीता है। फिर उसे एक संदेश मिलता। ये उसके नर्सिंग होम कंपनी की तरफ से था कि वे उसे एक बुजुर्ग महिला के घर भेजने वाले हैं। उस महिला को बॉलिंग बीमारी के साथ साथ और भी कई बीमारियां थीं। अगले दिन शू उस घर के लिए निकल पड़ता है। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचता है तो शू ड्राइवर से उस पते के बारे में पूछता है, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं पता था। उसने अपने पीछे बैठे आदमी से मदद मांगी। उस बूढ़े आदमी ने शू को वहां जाने से मना किया, लेकिन शू की ठान ली हुई बात देखकर उसने आखिरकार उस औरत का पता बता दिया। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने एक बच्चे को देखा जो एक छोटे बकरा लेकर खड़ा था और वह शू को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। इसीलिए शू को यह सब अजीब लग रहा था। खैर, जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बुजुर्ग औरत दरवाज़ा खोलने आई लेकिन जैसे ही वह वहां आई उसके पेशाब निकल गया। और वह वहां से भाग गई और छिप गई, जैसे कि शू से शर्मिंदा हो गई हो। शू ने भी समझ लिया कि इस औरत की हालत बहुत ख़राब है। मजबूरी में उसे कांच तोड़ना पड़ा और ताला खोलना पड़ा। उसने देखा कि यह महिला शू से छिपने की कोशिश कर रही है। बूढ़ी महिला की तलाश करते हुए उसे एक अजीब लाल दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर घोड़े की पूंछ भी लगी हुई थी। शू उसे देखता रहा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि घोड़े की पूंछ नकारात्मक ऊर्जा को कहीं से हटा देती है। अब जब वह यह सोच रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने देखा कि वही बूढ़ी महिला थी और इतनी तेजी से गुजरने के कारण वह बात कह गई। शू बिना कुछ कहे बीन्स साफ करने लगा। तो उस औरत ने पूछा, क्या तुम ये सब करने आई हो? शू ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। दोनों में सामान्य बातें होने लगती हैं और ये महिला बताती है कि उसका नाम पिग है। और इसी तरह ही हम जानते हैं कि पिग वही लड़की है जो फिल्म में अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। अब वो यहाँ कैसे आई? ये सारी रहस्य बातें अंत तक उजागर होंगी। जब शू उससे नहाने की बात करती है तो पिग उसे अपने शरीर को छूने नहीं देती। वो बस उसे छोटे छोटे काम करवाती है और खुद नहाती है। जब कपड़े बदलते समय शू ने अपनी कमर पर जड़ों जैसा एक पैटर्न देखा। शू ने पिग से कहा कि मुझे कॉल करनी है और फिर मुझे सोना है। पिग ने फ़ोन की तरफ इशारा करके कहा, तुम जहाँ चाहो सो सकती हो। शू ने सबसे पहले अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन उसने ये कॉल नहीं उठाई। फ़ोन काटने के बाद वो पीछे मुड़ने वाली थी, तभी उसे नर्सिंग होम से एक कॉल आई जो उसे पिग की हालत की जानकारी दे रही थी। इस बीच पिग उसके पीछे आया और पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? शू ने नर्सिंग होम में जवाब दिया। तो पिग ने एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुमने ये कन्फर्म किया कि ये नर्सिंग होम है? शू ने हैरानी से सिर हिलाया, हाँ। के बाद उसने पिग को अपने कमरे में ले जाकर सुलाने के लिए बिछा दिया और यहाँ पर उसे पिग के परिवार की एक तस्वीर और उसके पति की भी दिखी। उसने पिग से पूछा, तुम्हारे पति का क्या हुआ? पिग ने कहा कि वो अपने आप ही चले गए थे। उन्होंने यहाँ बहुत समय बातें करते हुए बिताया। इसके बाद शू फिर से अपनी पत्नी को मिलाने के लिए चला गया। बहुत देर तक सिग्नल मिलने के बाद वो उससे सिर्फ 2 मिनट ही बात कर पाई और उसने मीला से कहा, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। यहाँ खड़े होकर शू अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। वहाँ एक अजीब सा बड़ा पेड़ था। उसके चारों तरफ बहुत सारे मोमबत्तियाँ थीं और उस पर बहुत सारे कपड़े लटके हुए थे। ये पेड़ उन जगहों पर लगाए गए थे जहाँ बहुत नकारात्मकता थी और बीमार लोगों के कपड़े इन पेड़ों पर बांधे गए थे। लोगों का मानना था कि जैसे यह पेड़ नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वैसे ही ये लोगों की बीमारियों को भी अपने अंदर लेता है और उन्हें ठीक कर देता है। यहाँ एक अजीब बात है कि शू को लगता है कि उसकी माँ उसके पीछे है, लेकिन जैसे ही वो पलटा वहाँ कोई नहीं था। खैर, अब वो घर के अंदर जाती है और सबसे पहले उस लाल गेट के पास जाती है और उसकी चाबी खोलने की कोशिश करती है,
लेकिन जब वो नहीं खुलती तो वो चुपचाप स्नान करने चली जाती है। स्नान करते समय उसे लगता है कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। वो धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन वहाँ वॉशरूम में कोई नहीं था और बाहर भी कोई नहीं था। अचानक उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि ये आवाज़ें पैग के कमरे से आ रही हैं। लेकिन पैग अपने कमरे में सो रही थी, वह भी यहाँ खड़ी थी। पैग को एक अजीब सा पैनिक अटैक होने लगा। शू उसे दवाई देता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। फिर उसे एहसास होता है कि पैग नींद में भी ठीक से बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि उन्हें संगीत बहुत पसंद है। वे संगीत की तरफ खींचे जाते हैं। शू ने पूछा, ये लोग कौन हैं? तो उसने कहा कि कुछ लोग इस घर के नीचे रहते हैं। शू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पैग को मानसिक बीमारी थी और उसे भ्रांतियां होती थीं। शू को लगता है कि यह पैग की कल्पना है। अगले दिन शू घर के लिए किराने का सामान खरीदना चाहता है, तो वहाँ के लोग उससे पग के बारे में पूछते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, और पग को ये पसंद नहीं है। लोकल्स ने कहा कि पग ने किसी को सही से नहीं ट्रीट किया। लौटते वक्त शू एक लड़की से मिलती है। उसने बताया कि पग कई सालों से मानसिक अस्पताल में है। रात को शू तय करती है कि वो उसी लाल कमरे में जाएगी, एंड इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ अजीब लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, और उसी समय उसे अपने मरे हुए माँ को बैथ ट्यूब में देखती है। शू फौरन पास जाकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, और फिर उसकी माँ की आंखें खुल गईं। शू डर से चिल्लाने लगा, और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी मिला उसका मजाक उड़ा रही थी, और फिर उसकी आंखें खुली। हमें पता चला कि ये सब उसका डरावना सपना था। सपना देखने के बाद वो पैग की हालात चेक करने गया, जो शांति से सो रहा था। लेकिन जैसे ही वो शू के कमरे में पहुंचा, उसने अजीब बातें कहने लगा कि अगर शू ने अपनी देखभाल नहीं की तो वो पैग को शू के साथ ले जाएगा। इस बार शू ने पैग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बीमार था। लेकिन पाग ने कहा, नहीं, वे लोग पंथ के हैं, वे तुम्हें उठा लेंगे, उन्होंने मुझे भी उठाया। अब वह अपने शादी के दिन की बात बताती है, जब वह गायब हो गई। दरअसल उस पंथ के लोगों ने शादी के दिन पाग को ले लिया, और जब उसके पति को इसके बारे में पता चला तो उसने उस पंथ के लोगों से निपटने की कोशिश की। पाग ने कहा कि जब मेरे पति ने समझौता किया तो उस पंथ के लोगों ने मेरी पीठ पर कुछ अजीब निशान बनाए। शू ने कहा, मुझे लगा ये निशान तुम्हारे पति के टॉर्चर की वजह से हैं। लेकिन पाग ने कहा, नहीं, वे अच्छे थे। पैग ने पूछा, क्या तुम्हें सज़ा के बारे में पता है? तो शू ने यहाँ अपना हाथ दिखाया और कहा, मेरी मम्मी मुझे प्रेयर करने के लिए बहुत तंग करती थी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो वो मुझे जलाती थी। पैग ने पूछा, तुम्हारी मम्मी अब कहाँ हैं? तो उसने बताया, उन्होंने खुदकुशी कर ली। शू के दुख को महसूस करते हुए पैग ने उसे अपने पास सोने के लिए कहा। सुबह अब शू को उस बेसमेंट में जो कुछ भी था उसका पता लगाना था। उसने बेसमेंट की चाबी ढूंढी और लाल दरवाज़ा खोला। जब वो नीचे गया तो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक स्टोर रूम था जहाँ उसे पैग की शादी का एक एल्बम मिला। पैग का पति भी उसके साथ था, और इस एल्बम में कई सारे अखबार के कटिंग्स थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि पैग अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी, और जब वो वापस आई तो उसके पति की तुरंत मौत हो गई। लोगों का मानना था कि पैग ने खुद अपने पति की हत्या की होगी, इसलिए उसे कई सालों तक मानसिक अस्पताल में रहना पड़ा। ये सब पढ़ते पढ़ते अचानक दुकान की लाइट झपकने लगी, और जब वो डर के मारे यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो सामने का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, और उसे अपने पीछे अपनी माँ की मौजूदगी महसूस होती है। वह डर के मारे चिल्लाने लगती है और साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करती है। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है और वह बाहर निकल आती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वही बच्चा इस घर पर आया था, जिसे शू ने पहले अपनी बकरी के साथ देखा था। लड़का शू से पूछता है, क्या तुमने मेरी बकरी कहीं देखी है? शू नहीं कहकर उसे दुखी होकर जाने देती है। आज उसके लिए एक पार्सल भी आया था, जिसमें उसकी माँ की कुछ चीज़ें थीं। उन्हें देखकर वह हलचल मचा देती है, क्योंकि उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। वो अपनी चीज़ें देखकर इमोशनल हो जाती थी, वो ट्रॉमेटाइज्ड थी। इस पैकेट में वही कपड़े थे जो शू ने अपने सपनों में बार बार पहने थे। उसने अपनी माँ को देखा। शू डर गई और इन कपड़ों को भट्टी में जला दिया। इस पैकेट को भेजने की वजह से मिला और शू के बीच अच्छी खासी माचिस हो गई। आज के वाक़ये की वजह से शू को लगा कि उसे भी पिग की तरह ज़्यादा मानसिक तनाव के कारण बीमारी हो रही है। इसीलिए वो दुकान गई, पिग का विवरण दिखाया और अपने लिए कुछ दवाइयाँ ली, ताकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। जब वह घर आई तो उसने देखा कि नर्सिंग केंद्र से उसकी जांच के लिए कोई आया हुआ है, और पैग उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह लड़की पैग के लिए खतरनाक लग रही थी। लेकिन शू ने उसे अंदर बुलाया। पैग दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो शू ने स्पेयर चाबी लेने का सोचा, और पीछे से हमने देखा कि वह लड़की सच में अजीब थी। वह दरवाजे से चिपक गई थी और उसे सूंघने लगी, और जब शू आई और दरवाज़ा खोला तो लड़की चली गई थी। और इस बात ने शू को भी बहुत परेशान कर दिया।
अब शू को समझना था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो जल्दी से स्टोर रूम में गई और बहादुरी से पेज का एल्बम लेकर आई जिसमें पेज की पूरी कहानी लिखी थी। एक और अजीब बात जो शू ने यहाँ देखी वो ये थी कि जहाँ इन अखबारों के कई कटिंग्स थे, उन कटिंग्स में शू की माँ की मौत की खबर थी। शू सोचने लगी कि पेज और मेरी माँ के बीच क्या रिश्ता है। अब वो ये सब सोच रही थी जब उसने देखा कि बेसमेंट का लाल दरवाज़ा बार बार खुल रहा है। वह बार बार डर के मारे दरवाज़ा बंद कर रही थी, लेकिन अब यह दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। इसी दौरान पेग भी उसके पीछे पीछे आ गई और उसने शू से कहा, मुझे पता है तुम तहखाने में गई थी। अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कल यहाँ से वापस चली जाओ। शू भी अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी। जब वह घर जाने निकली तो उसे ग्रोसरी स्टोर से पता चला कि आज कोई बस नहीं जाएगी, इसलिए उसे फिर से पेग के घर लौटना पड़ा। पेग शू के लिए मिली द्वारा भेजे गए कार्टन को देख रही थी। उसमें शू की माँ की कई तस्वीरें थीं जो पेग को हैरान कर गईं। यहाँ ये पता चला कि शू की माँ पेग की बेटी थी। सीधे शब्दों में कहें तो शू पेग की पोती थी। ये जानकर पेग भी अचंभित हुई। दूसरी ओर जब शू जंगल से होते हुए पेग के घर आ रही थी तो रास्ते में उसे उस बच्चे की बकरी भी मिली। उसने सोचा कि उसे अपने साथ ले चलेगी, लेकिन फिर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और घर चली गई। और जैसे ही वह घर पहुंची, पेग ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ के दोनों पैर खराब हैं? वह हैरान रह गई और बोली, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने तो तुम्हें ये कभी नहीं बताया। तो पेग ने उसे बताया, मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी। मैंने उसे सालों पहले मुझसे दूर कर दिया था। शू ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर पेग ने बताया कि मेरे पति ने उन पंथ वालों के साथ एक डील की थी कि अगर वो मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे तो हम अपना पहला बेटा या बेटी पंथ को देंगे। लेकिन फिर मुझे अपनी बेटी को पंथ को देने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे मुझसे दूर रखा और पंथ का वादा तोड़ दिया। पंथ के लोग आम नहीं थे, उनकी शक्तियाँ और नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि शू की माँ यहाँ से बहुत दूर चली गई, लेकिन उस पंथ की नकारात्मक ऊर्जा उन पर बनी रही। इसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। शू को पहली बार पेग ने इन चीज़ों के लिए कन्विंस्ड किया। वह पूछती है, वो पंथ आखिर क्या है? तो पेग ने उसे बताया कि ये एक दुष्ट पंथ है। वो पंथ है जो शैतान की पूजा करता है। उनकी बातचीत के दौरान उनके घर पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब शू देखने जाती है तो वो वही औरत थी जो पहले उनके घर आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। जब शू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उस औरत ने एक अजीब तरीके से फुसफुसाते हुए कहा, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। ये सुनकर शू को समझ में आ गया कि ये महिला भी इस संप्रदाय की सदस्य है। जब शू अंदर आई तो उसने देखा कि पेग उस बेसमेंट के दरवाजे पे खड़ी थी और वो वहाँ गाना गा रही थी। शू ने पूछा, तू क्या कर रही है? तो पेग ने बताया, मैं उन्हें बुला रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया। शू ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और जब काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो पेग बाहर आई घायल हालत में। पेग ने शू से कहा कि मेरी वादा तोड़ने की वजह से अब वो तुम्हें लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं खोना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे बजाय मैंने खुद को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। लेकिन उन्होंने मुझे अब नहीं माना। वो अब तुम्हारी कुर्बानी चाहते हैं क्योंकि तुम मेरे वारिस हो, और मेरे पति के समझौते के हिसाब से मुझे अपनी बेटी या वारिस को उस कल्ट को देना था। शू बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई थी। पैग की हालत देखकर उसने तय किया कि उसने मदद के लिए किसी को बाहर बुलाया है, लेकिन पूरा शहर सुनसान था और जो लोग अपने घरों के अंदर थे उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थी। आज वहाँ एक अजीब त्यौहार था। इसी बीच शू को एक अजीब न मास्क पहने हुए डरावने आदमी का सामना करना पड़ा जो उसके पीछे था। वो ढोल बजा रहा था और उसके साथ दो और लोग थे जिनकी शक्लें अजीब थीं। दोनों लाल कपड़े पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद कई लोग उस पूजा पद्धति के भी यहाँ आए जिन्होंने झूठ का मास्क पहना हुआ था। वो हमने फिल्म के शुरू में पेग की शादी से पहले देखा था। ये देखकर शू डर कर अपने घर लौट जाता है। अब वो पूजा पद्धति के लोग उनके दरवाजे पर आकर खटखटा रहे थे। डरे हुए शू को अब अपने सामने के शीशे में जीसस क्राइस्ट की तस्वीर नज़र आती है और वो छोटी लाल क्रॉस भी जो उसे अपने पुराने ट्रॉमा की याद दिलाती है। उसे तुरंत अपनी मृत माँ दिखाई देती है और जैसे ही उसका दिमाग इन सब चीज़ों में खो जाता है वो खुद को मारने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन उससे पहले सुअर पीछे से चाकू उठाकर खुद को चाकू मार लेता है ताकि शू की जान बचा सके। इस कृत्य से शू होश में आ जाता है और अब वो बहुत उदास है। उसकी दादी उसकी वजह से क्यों मरी? दरवाजे पर अभी भी नॉक हो रहा था और वो बाहर से अपनी पत्नी की आवाज़ सुन रहा था। उसने सोचा कि कुल्तों के लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब वो सारी आवाज़ें बंद हो गईं तो उसने घंटों बाद जाकर दरवाज़ा खोला। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी की अंगूठी उसकी सीढ़ियों पर पड़ी है।
मतलब उसकी पत्नी सच में यहाँ आई थी। और यहाँ उसकी अंगूठी देखकर उसने समझ लिया कि उन लोगों ने उसकी पत्नी मीला को यहाँ से ले लिया है। जब कुल्टों के लोग किसी औरत को यहाँ से ले जाते हैं तो वो उसकी अंगूठी यहाँ छोड़ देते हैं। अब वो हार नहीं मान सकता। अपनी पत्नी के लिए उसने उस कुल्टों के लोगों का सामना करने का फैसला किया। जब वह घर के अंदर गया तो उसने एक शादी का जोड़ा देखा। उसने उसे पहन लिया और अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। जब उन्हें बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो ये तो बेसमेंट का नज़ारा बदल गया था। वहाँ कोई गोदाम नहीं था बल्कि एक अलग दुनिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग ही दुनिया हो। जब इस दुनिया के लोग उसके पास आते हैं तो सबसे पहले उसके सिर पर एक मुकुट रख देते हैं और फिर उसके सामने एक अजीब आदमी आता है जिसकी सींगें बकरी जैसी हैं। यह वही दानव था जिसकी पूजा की जाती थी। जैसे ही वह इस दानव को देखता है, शू की आंखों से खून बहने लगता है। अगली सीन में हम मीला को देखते हैं जो शू की पत्नी है, उस लाल दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। वो रो रही थी और अपनी पत्नी का हाथ मांग रही थी। इसका मतलब है कि इन पंथ के लोगों ने मीला को नहीं उठाया। सिर्फ अपने शिकार शू को पकड़ने के लिए इन पंथ वालों ने ये सारा ड्रामा रचा। और बस फिल्म वहीं ख़त्म होती है।